हेलो फ्रेंड्स, आज एप्टी प्लस आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक नया इनिशिएटिव हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो है वीकली करंट अफेयर्स डिकोडेड। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वीक के सारे प्रीलिम्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग एक बारी में विद इन 40 to 45 मिनट्स पढ़ लेंगे। और जनरली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्यों आपको ये सीरीज़ देखना चाहिए। सो जनरली क्या होता है, जब हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसका इशू क्या होता है कि उसमें इतने तो आर्टिकल्स रहते हैं, और अगर आप वीडियोस देखें तो रोज़ 1 से 1.5 घंटे के वीडियो रहते हैं। तब आप अपना स्टैटिक कब कवर करेंगे, क्योंकि स्टैटिक 80% है प्रिपरेशन का। सो स्टैटिक मेन है। अब बट करंट अफेयर्स भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, और बहुत इररिलेवेंट चीज़ आता है रोज़, तो इसीलिए एप्टी प्लस इसका सॉल्यूशन लाया है, जिसका डिमांड भी बहुत दिन से हम लोग के स्टूडेंट कर रहे थे। जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री और प्री के लिए पूरा फुल कवरेज होगा। वीकली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स का आपको ऐसा पीडीएफ दे देंगे। यहाँ वो उसमें ब्लैंक नहीं रहेगा, पीडीएफ दे देंगे विच इज़ रेडी टू रिवाइज, और ये रिवीजन फ्रेंडली नोट्स होगा, ठीक है। और मतलब आप लोग इसका अभी क्लास सुनते सुनते अभी क्लास नोट्स के हिसाब से भी आप लोग रनिंग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पीडीएफ रीडिंग करने नहीं आए हैं, तब आपको ये क्लास नहीं देखना चाहिए। हम लोग यहाँ वैसा नहीं करेंगे कि 80-90 आर्टिकल्स आपको पढ़ा के बस पीडीएफ रीड करते जाएंगे। वो आप खुद भी कर लेंगे, एआई अभी है, आप सारे आर्टिकल्स उसको फीड करवा के बनवा लेंगे। तब हम लोग का रोल और कहाँ ही आएगा, ठीक है। इसीलिए ये समझाना ज़रूरी है कि देखिए, हर टॉपिक का रेलेवेंस इंपॉर्टेंस सेम नहीं होता। हम आपको कंटेंट पूरा दे देंगे, बट जहाँ एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए स्पेन फीफा वर्ल्ड कप जीता, अब इसमें क्या समझाना 10 मिनट 15 मिनट सेम टॉपिक को लेके, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस टाइप के टॉपिक में हम आपको बता देंगे कि रेफ़र कर लो पीडीएफ से, नोट्स से, और बाकी जहाँ पढ़ाना रहेगा वहाँ हम लोग पूरा पढ़ाएंगे। तो इससे हम लोग एक ऑप्टिमल बैलेंस, बुद्धा जी का मिडिल पाथ हम लोग इंश्योर करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग का इस वीडियो का रहेगा कि हम लोग बस करंट अफेयर्स, बहुत बार होता है कि पढ़ते रहते हैं। अब करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन की तरह है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, बट इससे क्वेश्चन तो 20 से 25 मार्क्स का जाना है प्रीलिम्स में। हाँ, तो बट हम लोग इस पर ओवर एम्फेसिस कर देते हैं, फिर हम लोग का स्टैटिक नेगलेक्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, वो है एक्टिव रिविजन का। क्या एक्टिव रिवीजन? करंट अफेयर्स का टॉपिक मान लीजिए कोई भी एक आया, तो उसका स्टैटिक के साथ क्या लिंक है, पीवाईक्यू के साथ क्या लिंक है, अदर सिमिलर थीम्स के साथ क्या लिंक है, हम आपको सब बताएंगे और यहाँ होमवर्क देंगे। जैसे मान लीजिए ब्लैक सी एक टॉपिक आया, ठीक है, तो हम आपको होमवर्क देंगे और एक्टिव रिकॉल करवाएंगे कि ब्लैक सी और सी ऑफ एज ऑफ के बीच में कौन सा स्टेट आता है, ये आपको याद करना है। देखिए, इस यही तरीका है यूपीएससी में रिवीजन इंश्योर करने का, इसी तरीका से डॉट्स कनेक्ट करके होता है। तो ट्रस्ट कीजिए, और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है ग्लॉ लेक। तो क्या हुआ है कि ग्लॉ लेक इंडिया का 101st और अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट और इंडिया का 101st रामसर साइट डिक्लेयर हुआ है। अब आपको स्टैटिक में पता रहना चाहिए कि रामसर साइट क्या होता है। रामसर कहाँ है बता देते हैं, ईरान में है। रामसर कन्वेंशन के बारे में जानना आपको पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, जो कि है तमिलनाडु, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स कहाँ है, यूपी, ठीक। और लार्जेस्ट साइट कौन सा है, सुंदरबन। और इसमें एक चीज़ समझाने का है, जो समझा दे रहे हैं। एक होता है रामसर साइट में मॉन्ट्रू रिकॉर्ड, ठीक है। मॉन्ट्रू रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रामसर साइट है, बट उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत हुआ है और पॉल्यूशन होकर वो साइट डिग्रेड हो गया है, ठीक है। तो उस साइट को इस रिकॉर्ड में डाला जाएगा, और गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि वो साइट को फिर से उसके नेचुरल पोजीशन पे लाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल चिलिका लेक उड़ीसा में, ये पहले मॉन्ट्रू रिकॉर्ड का पार्ट था, बट गवर्नमेंट के कंसिस्टेंट एफर्ट से ये ठीक हुआ और इसको फिर मॉन्ट्रू रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। आज के दिन इंडिया में दो साइट्स मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में है। पहला है राजस्थान में केवला देव घाना नेशनल पार्क, और दूसरा है लोकटक लेक मणिपुर, ठीक है। तो ये दो साइट अभी मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में है। अब यहाँ से आपको क्या एक्टिव रिकॉल करना है कि रेणुका वेटलैंड कौन से स्टेट में है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में। ये हाईलाइट और ड्राइंग हम पहले से बना के रखें कि टाइम सेव हो। तो देखिए, जैसे यहाँ एक सबमरीन है, सबमरीन में कोई इशू हो जाता है तो क्रू मेंबर, यहाँ पे जो मेंबर रहेंगे उनको रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लीजिए कोई एक रेस्क्यू व्हीकल नीचे आएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं डाइविंग सपोर्ट वेसल, ठीक है। जो हमारे सबमरीन हो या और भी कोई चीज़ जो अंडर वाटर हो, वहाँ रेस्क्यू करने जा पाए। सो
क्या हुआ है कि हमारा सेकेंड इंडिजिनस रेस्क्यू व्हीकल हम लोगों ने मतलब लॉन्च किया है, जो है INS निपुण। और फर्स्ट का नाम आप लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है। ये वाला बता देते हैं, जो है INS निरीक्षक, ठीक है। तो ये है INS निरीक्षक था पहला, फर्स्ट इंडिजिनस DSV डाइविंग सपोर्ट वेसल, और निपुण है दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल। अब आपको जो मेन यहाँ पे जानना पड़ेगा कि बिल्ट बाय कौन इसको बिल्ड किया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में, ठीक है। और इसमें 75% इंडिजिनस कंटेंट है। तो अगर आपको मेंस में एक टॉपिक आया कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस करके, तो आप यहाँ वहाँ पे INS निपुण का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक में, जो है शहीद उधम सिंह जी और जलियांवाला बाग मैसेकर। सो क्या हुआ था कि आप लोगों को पता ही होगा रोलेट एक्ट के बारे में, द मोस्ट रिप्रेसिव एक्ट ऑफ द कॉलोनियल टाइम्स। तो इसमें क्या था, डिटेंशन विदाउट ट्रायल को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। सो इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चालू हुए थे ऑल ओवर इंडिया। सो पंजाब में भी स्टार्ट हुआ था, बट तो बैसाखी का दिन था और वहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए नहीं, वो पंजाबी लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। और वहाँ ब्रिटिशर्स की तरफ से जनरल थे, जनरल डायर। तो वो क्या करते, वो यहाँ आके सभी निहत्थे लोगों पे गोली चलवा देते, और ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 2000 लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ था। तो ये है इसका बैकग्राउंड। सो क्या हुआ था कि ये सब देख के उधम सिंह जी बड़े हुए थे, फिर वो गदर पार्टी ज्वाइन करते हैं, और उन्होंने माइकल ओ डॉयर, ये जनरल डायर नहीं है, माइकल ओ डॉयर कौन है, उस टाइम में जब रॉलेट एक्ट वाला मैसेकर हुआ था, तो तब वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। तो ये जनरल डायर अलग है। तो अब आपको जो एक्टिव रिकॉल करना है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद कौन सा कमेटी का गठन हुआ था। अच्छा, ये यहाँ लिखा हुआ है हंटर कमेटी, ठीक है। सो ये एक है। और आपको और एक एक्टिव रिकॉल करना है कि गदर पार्टी किसने एस्टेब्लिश किया था, कहाँ और कौन से ईयर में। चलिए एक बता देते हैं, एस्टेब्लिश किया था लाला हरदयाल जी ने, ठीक है। बाकी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। सो ये तो शहीद उधम सिंह जी ने माइकल ओडॉयर को मार दिया था। और ये आपको एक MCQ में पूछ सकता है कि इन्हें राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से भी जाना जाता था। अब ये किसका सिंबल है, ये रिलीजियस यूनिटी का सिंबल है, ठीक है, रिलीजियस यूनिटी का। सो ये आप अपने एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लोग चलते हैं हम लोग हमारे टॉपिक 4 के ऊपर। अब क्लाउड बर्स्ट UPSC का फेवरेट टॉपिक है, मेंस में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसलिए मतलब मुझे लगा कि प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है, सो इसीलिए मैंने ये इंक्लूड किया। क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये है माउंटेन, मान लीजिए। अब यहाँ से वार्म मॉइस्ट एयर का कन्वेक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ कॉन्डेंसेशन के बाद मान लीजिए क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये कंडीशन से सिर्फ क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा, जनरली क्या होता है, देखिए ये थोड़ा समझिएगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ जब हवा चलता है तो ये प्रेसिपिटेशन होने में इसको मतलब तब प्रेसिपिटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके वजह से क्या होता है, ये क्लाउड बड़ा होते जाता है, ठीक है। फिर जब इतना बड़ा हो जाता है कि वो और होल्ड नहीं कर पाता है, तब एक बार में ही वो जितना भी उसका मतलब पानी था, सब एक जगह में ही, एक छोटे से जगह में वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फ्लैश फ्लड, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं डेफिनेशन वगैरह। सो क्लाउड बर्स्ट का देखिए, अगर मेंस में भी आया या प्री में आया तो आपको डेफिनेशन में फंसाएगा, कि इसका डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इन 1 आवर ओवर 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर, ये है इसका डेफिनेशन। अब क्या हुआ था कि आसाम और नागालैंड में भी बहुत बारिश आया, तो IMD ने क्लैरिफाई किया कि वो क्लाउड बर्स्ट नहीं था, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से उतना रेनफॉल नहीं हुआ था, ठीक है। सो ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। अब यह है टॉपिक नंबर 5, फवारा UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। अब आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे इंडिया में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, UPI पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। सेम मालदीव्स में वो लोग क्या यूज़ करते हैं, फवारा। जो हम लोग UPI बोलते हैं, वो लोग फवारा बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारा कोई इंडियन मालदीव्स में काम कर रहा है, अब उसको अगर इंडिया पैसा भेजना है तो ऑब्वियसली बहुत दिक्कत होगा कि आपको फॉरेन करेंसी के हिसाब से जो सिस्टम है भेजना पड़ेगा। बट अभी क्या हुआ है, फवारा और UPI लिंक हो गया है। लिंक होने से क्या फ़ायदा हुआ है कि मान लीजिए हमारा कोई ये इंडियन भाई अपने घर पैसा भेजना चाहता है, ठीक है, तो और इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना होगा। वो मालदीव्स का जो करेंसी है उसी से वो जब ट्रांसफ़र कर देगा इंडिया में, तो यहाँ पे उनके घर वाले को इंडियन रुपी में पैसा मिल जाएगा,
और सेम होगा वाइस वर्सा, मतलब सेम अगर मालदीव से कोई इंडिया आया तो वो भी सेम चीज़ कर पाएगा। तो यूपीआई और फवारा को लिंक कर दिया गया है फॉर रियल टाइम पर्सन टू पर्सन पेमेंट, ठीक है। ये आप लोग अपने एंड से पढ़ लीजिएगा। और देखिए ये यूपीआई कितने कंट्रीज़ में अडॉप्ट हुआ है, अभी तक 9 कंट्रीज़ है। इसमें पीवाईक्यू भी आया है यूपीएससी 2025 में, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग अपडेटेड रहिएगा। अब ये टॉपिक WBCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ नाम पूछ सकता है। तो फर्स्ट टाइम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल एक वुमेन को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम वर्षा अशोक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जीएसआई का स्टैटिक हम लोग को जानना पड़ेगा। तो जीएसआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1851 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा दिल्ली है। और फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे जीएसआई के, सर थॉमस ओल्डहैम। अब ये क्यों हम यहाँ इंक्लूड किया, क्योंकि इसके पहले अलेक्जेंडर कमिंगम जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, उनके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये भी पूछ ही सकता है इसीलिए। और इसके ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, ठीक है। तो ये हम आपको एमसीक्यू ट्रैप्स जो पॉसिबल एमसीक्यू ट्रैप्स मुझे लग रहा है वो भी हम बताते चलेंगे, ठीक है। और इसका काम क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। मान लीजिए कहीं भी मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है और कहीं भी, जैसे मान लीजिए अभी जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का देखा गया कि लिथियम है, ठीक है। तो इसमें किसका रोल था, इसमें जीएसआई का रोल था। तो जो भी मिनरल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड सर्वे वगैरह होता है वो जीएसआई करते हैं, ठीक है। चलते हैं टॉपिक 7 में, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ये क्या है, पहले तो देखिए हम लोग के कंट्री में प्रॉब्लम क्या है कि हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको 50% लाना चाहता है, ठीक है। इसके लिए इसको अचीव करने के लिए एक स्टेप गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारे स्टेप लिए, उसमें से एक स्टेप है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर देगी कुछ क्वालिटी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आईआईटी। अब आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है लेकिन आपके पास आईआईटी में पढ़ने का पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री लोन प्रोवाइड करेगी, जिसमें 75% गारंटी गवर्नमेंट लेगी अगर वो 7.5 लाख से कम का लोन हो, और इंटरेस्ट रेट आपका कैप्ड रहेगा। और आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 8% इंटरेस्ट बैंक को पे करना है, बट गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं हम आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे 4% का, तो आपको फाइनल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 4%। तो ये होता है इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड करती है। तो ये हम आपको पूरा नोट्स दे दिए, ये एक बार इसका निटिग्रिटीज देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं टॉपिक 8 में, पिंगली वेंकैया जी के बारे में। सो ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इनका क्या रोल था कि ये हम लोगों के जो इंडिया का जो फर्स्ट फ्लैग का प्रोटोटाइप बना था वो इनके द्वारा ही बना था। कब, 1921 AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन जो विजयवाड़ा में हुआ था, तब ये बनाए थे। देखिए ये रेड और ग्रीन बैंड्स के साथ, जो फिर बाद में गांधी जी ने चरखा और वाइट बैंड ढाल के मतलब इसमें चेंज करवाया था। और फाइनली ये 1931 कांग्रेस सेशन में एडॉप्ट हुआ था, ठीक है। तो बस इतना आपको जानना है। ये क्यों हम पढ़ा है, क्योंकि फ्लैग से रिलेटेड 2023 में यूपीएससी PYQ पूछ चुका है। और ये आपको जानना पड़ेगा कि अभी करंट नेशनल फ्लैग का कितना स्पोक्स है अशोक चक्र का, ठीक है। और सेकेंडली आपको जानना पड़ेगा कि विड्थ टू हाइट रेशियो क्या है, जो है 3:2। अब आपको कैसे फंसाएगा, आपको बोल देगा कि विथ टू हाइट रेशियो 2:3। अब आपको लगेगा कि हाँ वैसा ही होगा, बट नहीं, विथ टू हाइट रेशियो 3:2। और फ्लैग के बारे में जितना भी लीगल चीज़ है वो हम लोगों के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक नंबर 9 के ऊपर, जो है सियूटा माइग्रेंट क्राइसिस। ये एक प्लेसेस इन न्यूज़ का टॉपिक है। सो हम लोग यहाँ सब कवर करेंगे, तो प्लेसेस इन न्यूज़ भी कवर करेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा देखिए आप, ये है अफ्रीका, ठीक है, मोरक्को, और ये हो गया यूरोप, और ये है अफ्रीका। अब बारीकी से थोड़ा देखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ आपको एक एनक्लेव दिखेगा और यहाँ ये है मेलिला और ये है सियूटा, ठीक है। ये जहाँ सी लिखे हुए सियूटा और ये है मेलिला। सो ये जो दो जगह है ना, ये है अफ्रीका में, बट ये है स्पेन के अंडर। सो क्या होता है कि अफ्रीका से बहुत लोग यहाँ आ जाते हैं क्योंकि यूरोप ये पार्ट तो है स्पेन का, तो यहाँ फैसिलिटीज़
अफ्रीका से बेटर होंगे, तो बहुत सारे माइग्रेंट्स आ जाते हैं, तो यहाँ माइग्रेंट क्राइसिस होता रहता है। तो देखिए वही यहाँ पे माइग्रेंट बहुत सारे आ गए हैं, मतलब मोरक्को से सिउटा। सो ये आपको एक बार जानना पड़ेगा। और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अब जिब्राल्टर किसके अंडर है वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 10 है हम लोग का लेप्टोस्पायरोसिस। ये है एक डिजीज़। सो डिजीज़ हम लोग का यूपीएससी का फेवरेट है, पर ईयर 1 से 2, और डब्ल्यूबीसीएस प्री और मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे बस एक चीज़ क्या जानना है कि इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़ एंड नथिंग एल्स। और इसका कैरियर कौन होता है? रैट, कैटल, पिग्स के यूरिन से। और ये एक जूनोटिक डिजीज़ भी है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है? जैसे अगर एनिमल से ह्यूमन में डिजीज़ ट्रांसमिट होता है, जैसे कोरोना वायरस, वो एक जूनोटिक डिजीज़ है, तो ये भी एक जूनोटिक डिजीज़ है। तो ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि केरला में 50 लेप्टोस्पायरोसिस से डेथ हुए। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 11 में। देखिए जनरली कोई भी इंडेक्स से कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट हम लोग मेन वाला कवर करेंगे। अब ये थोड़ा अनोखा है, इसीलिए हम यहाँ डालें। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया ग्रीन सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और ही कहानी बताया। ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पहले तो जानिए कि ये कौन डेवलप किया है। ये येल यूनिवर्सिटी, ये येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस ने डेवलप किया। अब यहाँ पे आपका एमसीक्यू ट्रैप क्या है? आपको दे देगा यूएनईपी, और आपको लगेगा हाँ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यूएनईपी होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने 3 पिलर्स पे कंट्रीज, इन्होंने 177 कंट्रीज़ का असेसमेंट किया है, जहाँ 3 पिलर्स में इन्होंने रैंक किया है, जो है क्लाइमेट चेंज, और बाकी है इकोसिस्टम वाइटलिटी और एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम वाइटलिटी। अब इस 3 पिलर पे इन्होंने कंट्रीज़ को रैंक किया है। सो 177 कंट्री में अब जो सबसे शॉकिंग बात आप लोग सुनेंगे कि इंडिया का रैंक ये लोगों ने दिया है 176, मतलब सेकेंड लास्ट, सो सेकेंड वर्स्ट। सो ये आप देख लीजिएगा। और टॉप 10 में एस्टोनिया और बॉटम लास्ट रैंक में लाओस। तो बस ये एक बार देख लीजिएगा अगर पूछ लिया कभी। अब ये है आज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टॉपिक। अब पहले तो समझिए कि सोलर एनर्जी हम लोग को क्यों चाहिए। ये ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग का ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, सो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग को सोलर पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सोलर पार्क्स का प्रॉब्लम क्या होता है। सोलर पार्क बहुत बड़ा बड़ा लैंड में सोलर पार्क हम लोग लगाते हैं। तो अभी के टाइम में इंडिया में ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ लैंड इतना लैंड नहीं है कि हम लोग लैंड के थ्रू सोलर पार्क लगाए, तो इतना लैंड क्लियरेंस मिलना मुश्किल है। और सोलर पार्क्स में बहुत ज़्यादा कूलिंग सिस्टम लगता है, मतलब वाटर का नीड होता है, तो इतना वाटर का भी पॉसिटी है। तो इसीलिए सोलर पार्क ऑन लैंड इज़ नॉट अ फ्यूचरिस्टिक आइडिया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लाया है, पीएम सूर्य सरोवर योजना। सरोवर क्या होता है? सरोवर इज़ अ वाटर बॉडी। क्या होगा देखिए मैं आपको बताते हैं। एक मान लीजिए पॉन्ड है, वाटर बॉडी, ठीक है, ये एक वाटर बॉडी है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि मतलब हेल्प करेगी कि ये वाटर बॉडी के ऊपर ही हम लोग सोलर पैनल लगा दें। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या अचीव होगा? ये काला वाला है सोलर पैनल और ये है पॉन्ड के ऊपर। इससे क्या अचीव होगा कि पहले तो हम लोग का लैंड बचा, लैंड का ज़रूरत नहीं पड़ा, और यहाँ रेडीमेड कूलिंग सिस्टम मिल गया, मतलब एक तीर से 2 निशाना। तो दिस इज़ ए फ्यूचरिस्टिक आइडिया। इसका बहुत चांस है डब्ल्यूबीसीएस बोलिए यूपीएससी में पूछने का। हाँ, तो देखिए हम लोग का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है 5000 मेगावाट का। हाँ, एंड इसके साथ ही स्टोरेज, आप लोग को पता होगा कि ग्रीन एनर्जी में स्टोरेज इशूज़ भी होता है, तो इसीलिए हम लोग को बैटरी सिस्टम वगैरह चाहिए रिन्यूएबल्स में शिफ्ट होने के लिए। तो 10,000 मेगावाट आवर का हम लोग स्टोरेज सिस्टम्स भी यहाँ पे इंश्योर करेंगे, और ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए इन्फोग्राफिक भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 13 में। अब आप लोग को पता होगा कि ये हम लोग का यूएन क्लॉज के बारे में आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए ये हम लोग का प्यारा भारत है, ठीक है। अब यहाँ से 200 नॉटिकल माइल हम लोग का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अगर आपको ये स्टैटिक का टॉपिक नहीं पता तो प्लीज़ ये पढ़ लीजिएगा। हर साल मेंस या प्री में एक क्वेश्चन यूएनसीएलओएस से आता ही है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है। हाँ, तो अब ये यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, और हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि अंडर वाटर हम लोग को बहुत मिनरल्स मिलते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, हाँ, बहुत क्रिटिकल मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इनिशिएटिव समुद्र मंथन क्या करना चाह रहा है कि 84,000 करोड़ का एलोकेशन है। इससे हम लोग क्या इंश्योर करेंगे कि हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन ऑफशोर एरिया में हम लोग इंश्योर कर पाए। ऑफशोर मतलब क्या? जो लैंड से बाहर हो, मतलब सी में, ठीक है।
तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका हम लोग का टारगेट भी है कि कितना हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है हाइड्रोकार्बन यहाँ से। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर नहीं है। अब हम लोग का जो मेन सेशन का पार्ट है वो है एक्टिव रिविजन जो हम करवाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या एक्टिव रिविजन यहाँ करना है कि प्रोजेक्ट समुद्रयान क्या है। एक चीज़ बता दे रहे, प्रोजेक्ट समुद्रयान और ये अलग है। समुद्र मंथन और समुद्रयान आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए हम यहाँ दिए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है डीप सी मिशन मत्स्य 6000, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, क्या ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर है? सो ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और अभी तक अगर आप जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलिए अब हम लोग हमारे टॉपिक नंबर 14 में चलते हैं। सो अभी यूएन जो सेक्रेटरी जनरल है उनका टर्म एंड होने जा रहा है, तो न्यू सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन मतलब नॉमिनेशन होगा। तो एक बार आपको थोड़ा यूएन के बारे में समझा देते हैं। देखिए, यूएन का 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ है, ठीक है। ये है यूएन, इसका 6, एक है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। इस सेक्रेटेरिएट के हेड है यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। और ये सिक्योरिटी काउंसिल में P5 मेंबर आते हैं जिनके पास वीटो पावर है, प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर। और ये है इकोसॉक, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये अभी उतना मतलब रिलेवेंट नहीं है। और एक है हमारा आईसीजे। अब आपको एक्टिव रिकॉल करके बताना है कि आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या ये जेनेवा में है, हेग में है कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये आपको बताना है। और आईसीजे और आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या डिफरेंस है, ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक में। सो यूएन सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन कैसे होता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी एक को अपॉइंट करेंगे और उसको फिर यूएन जनरल असेंबली, मतलब क्या होता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और उसको यूएन जनरल असेंबली अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे मेन काम आता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रोसेस दिया हुआ है आर्टिकल 97 में ऑफ यूएन चार्टर, ठीक है। तो ये आप अपने एंड से थोड़ा बस देख लीजिएगा, यही है जो हम आपको बता दिए। और इसमें थोड़ा बस सिस्टम यह है कि जब यूएन सेक्रेटरी जनरल का नॉमिनेशन होगा तब कोई भी P5 मेंबर उसके अगेंस्ट वोट नहीं डाल सकता है। मान लीजिए कोई P5 मेंबर अगर किसी एक मेंबर के अगेंस्ट वोट डाल दिया तो फिर वो मतलब वो और सेक्रेटरी जनरल नहीं बन पाएंगे। तो टोटल ऐसे 9 वोट्स चाहिए होते हैं। तो बस ये आप एक बार मतलब बस देख लीजिएगा, बाकी आपको समझा दिए। और इस चलते टॉपिक 15 में, यहाँ बस हम लोग को ये जानना है कि नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त में होता है और इसका हिस्टोरिकली क्या लिंक है। तो 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन करवाते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में मान लीजिए, या तो मॉडर्न हिस्ट्री में कोई स्वदेशी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया, तो कितना अच्छा एक कंक्लूजन आप लोग दे पाएंगे कि स्वदेशी के टाइम भी वोकल फॉर लोकल में हम लोग शिफ्ट हुए थे और आज भी इतना इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इशू है, तो आज भी हम लोगों के पीएम का क्या कॉल है कि वोकल फॉर लोकल जाना है, ठीक है। सो मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक 16 पे। तो टॉपिक 16 क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लेस। बस इसमें आपको ये जानना है कि क्लाउडेड लेपर्ड का IUCN स्टेटस क्या है। ये आपको मतलब इंडेंजर्ड करके MCQ ट्रैप दे सकता है, बट इनका है वल्नरेबल, ठीक है। और इनका WPA शेड्यूल 1 में है जो कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। और ये कहाँ पाया जाता है, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, बस। और आपको यहाँ क्लाउडेड लेपर्ड के रिलेटेड कुछ नहीं जानना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है MSME डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या जानना है कि अभी MSME के लिए देखिए, जैसे ये रिवाइज्ड लिमिट्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो MSME को गवर्नमेंट टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड करती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम को। सो ये अभी लास्ट 2025 में हुआ था, इसके बाद ये बिल आया है। तो बिल में क्या आया है कि जो ये डिवीज़न गवर्नमेंट करती है थ्रू लॉ, अब गवर्नमेंट ये थ्रू रूल्स एंड नोटिफिकेशन भी कर सकती है। और इसमें क्या है कि टाइम बाउंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिक्रिमिनलाइजेशन, फिर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को मैंडेटरी करना, हाँ, फिर डिजिटल रजिस्ट्रेशन करना, ये सब इसमें हुआ है। तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बस आपको ये टेबल थोड़ा एक बार देख लेना है। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक 18 में। हाँ, इससे एक क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं इन WBCS
एक क्वेश्चन इन WBCS 2024 मेंस। अब इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है देखिए। पहला तो इंडिया का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ग्लासगो में हुआ था। हम लोगों का मेडल टैली में हम लोग 4th है। तो आपको सबसे फर्स्ट क्या जानना है कि टॉप 3 कौन है, ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको जानना है। अब नेक्स्ट कॉमनवेल्थ 2030 का जो गेम होगा वो होगा अहमदाबाद में, गुजरात में, ठीक है। और ये जो थोड़ा इंडिया का अचीवमेंट है ये आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। जैसे मान लीजिए मीराबाई चानू जी का हिस्टोरिक हैट्रिक, मतलब 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपने कैटेगरी में गोल्ड लाया है, और बॉक्सिंग में जिन्होंने गोल्ड लाया है, और फिर अस्मिता दे जूडो में। तो ये सब आपको थोड़ा एक बार देख लेना है। और ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक 19 में। एक्चुअली कुछ दिन पहले कुछ माउंटेनियर्स का डेथ हो गया था, सो उसी से रिलेटेड प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए हम इसको इंक्लूड किए कि बस वर्ड एसोसिएशन के लिए कि ब्रॉड पिक और ये फाल्चन कांगरी कहाँ है, तो ये काराकोरम रेंज में है। बस इतना आपको जानना है, नथिंग एल्स। और यहाँ से बस एक चीज़ आपको एक्टिव रिकॉल करना है ज्योग्राफी के लिए, व्हाट इज़ काराकोरम एनोमली। काराकोरम एनोमली क्या होता है ये आपको अपने एंड पे ज्योग्राफी के लिए देखना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक 20 के ऊपर। अब ये मेरे को ऐसा लगता है कि वन वर्ड एसोसिएशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी यूपीएससी और बहुत स्टेट एग्जामिनेशन का एक्सरसाइज के ऊपर बहुत फोकस रहता है, ठीक है। सो ये क्या हुआ है, इंडियन एयर फोर्स के द्वारा एक नया एक्सरसाइज किया गया है, रोटर क्लैप 3। इसमें क्या किया गया, जैसे अभी आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी देखा होगा, बहुत ड्रोन्स का यूज़ होता है, ठीक है। ड्रोन्स का यूज़ होता है इन टूडेज वॉरफेयर अरीना, ठीक है। सो इसको काउंटर करने के लिए, ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एक एक्सरसाइज एयरफोर्स ने किया है जिसका नाम है एक्सरसाइज रोटर क्लैप। बस आपको ये याद रखना है, कहाँ हुआ है ये याद रखना है, राजस्थान में पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में, बस, एंड नथिंग एल्स। और यहाँ से आपको क्या रिकॉल करना है, S-400 के फीचर्स के बारे में रिकॉल करना है। और आपको ये रिकॉल करना है कि तेजस एयरक्राफ्ट का लेवल क्या है, मतलब वो जो 4.5 या 5 वो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक 21 में। अच्छा, ये हम लेवल बोले ना, ये जनरेशन होगा, जनरेशन कि तेजस एयरक्राफ्ट का जनरेशन क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक नंबर 21 में। सो इसमें भी अब जो देखिए, हम जो एक्सप्लेनेशन का टॉपिक था बेसिकली वो हम पहले बता दिए थे। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो, ठीक है। तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर है। सो देखिए, नोटो का हम लोग स्टैटिक देख लेते हैं जो आ सकता है। आपको मिनिस्ट्री बता दिए, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ICMR बिल्डिंग, सफदरगंज हॉस्पिटल। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू कोऑर्डिनेट, रेगुलेट एंड प्रोमोट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन इन ए सेफ एंड एफिशिएंट मैनर। तो क्या होता है देखिए, ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है तो इसमें बहुत, मतलब 2 नंबरी का काम भी होता है। 2 नंबरी का काम इन द सेंस क्या, कि आप लोग सुने होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चलता है। सो ये सब जैसे ना हो और सब लीगल तरीके से हो, इसके लिए नोटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। सो नोटो का एक पोर्टल है, बस आपको ये जानना है, ई प्रत्यारोपण पोर्टल, ठीक है। अगर आपको आ जाए कि ई प्रत्यारोपण पोर्टल इज हर्ड इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, तब आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किस रिलेटेड है। तो ये किस रिलेटेड है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का डिजिटाइजेशन से रिलेटेड है। सो बस आपको ये जानना है कि इंडिया में 20,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए 2025 में, बस। और नोटो का स्टैटिक एंड ई प्रत्यारोपण, बस, और कुछ नहीं। अब ये जैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको थोड़ा बताना है। तो क्या है देखिए, अब कॉस्पर क्या है, ये एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस बॉडी है, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। ये और इसरो मिल के एक अवार्ड देते हैं जिसका नाम है कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल, ठीक है। तो विक्रम साराभाई के बारे में आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा, जो हमारे इसरो के जो मतलब फाउंडर आप बोल सकते रहे हैं। तो विक्रम साराभाई मेडल दिया जाता है किनको, जो स्पेस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार बहुत ही गर्व का न्यूज़ है हम लोगों के लिए कि प्रोफेसर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम जी को किसको, प्रोफेसर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम जी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के डायरेक्टर हैं। तो इनको इस बार ये मेडल मिला है। इनका बहुत सारा वर्क रहा है जो ब्लू स्टार गैलेक्सी इवोल्यूशन, ठीक है, ये सब से रिलेटेड। सो इनको ये मेडल इस बार मिला है। सो शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द थर्ड
वुमेन ग्लोबली टू रिसीव द मेडल, मतलब ये पहली इंडियन फीमेल है जिनको ये मिला, और ग्लोबली सिर्फ 3 जन को ही अभी तक ये मिला है, जिसमें से थर्ड ये है, ठीक है। और पहले भी इंडियंस को ये अवार्ड मेडल मिल चुका है, जिसमें आर राव, गुरबख्श सिंह लखीना, अनिल भारद्वाज जी रह रहे हैं, ठीक है। अब ये है टॉपिक 3, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपका गाड़ी है, आपका गाड़ी अगर दूसरे किसी गाड़ी से, जैसे मान लीजिए आज हम देखते हैं कि आप अगर अपने फ़ोन को किसी आपके क्या बोलते हैं वाईफाई से कनेक्ट कर लिए, तो ये दोनों तो कनेक्टेड रहते हैं, मतलब ये आपस में बात कर पाते, मान लीजिए जनरल टर्म्स में अगर बोले तो। वैसे ही अगर आपका व्हीकल दूसरे व्हीकल से बात कर पाए, बात क्या कर पाए कि मान लीजिए आपका व्हीकल जा रहा है सामने, और सामने और एक व्हीकल है, इसने ब्रेक मारा, सो अभी क्या है, हमें देखना पड़ता है बहुत बार, ये पीछे का लाइट खराब हो जाता है, ये सामने वाला गाड़ी का, तो समझ नहीं आता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। सो ये टेक्नोलॉजी से क्या होगा, ये दोनों जब लिंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अलार्म आ जाएगा कि ब्रेक मारना है। तो इस टाइप का व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन से रोड सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, कुछ इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है कि ये कम्युनिकेशन को गाड़ी में मैंडेटरी करना पड़ेगा अक्टूबर 2028 के बाद। अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक 24 में, ठीक है। सो अब हम लोग को बस ये जानना है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू क्या है। ये एक वायरल डिजीज़ है, तो ये बैक्टीरियल नहीं है, ये इसमें गलत मत कीजिएगा। ये एक वायरल डिजीज़ है जो पिग्स को होता है, जो ह्यूमन को नहीं होता है, ये पिग्स को होता है, ठीक है। और इसका मतलब ह्यूमन रिस्क नहीं है, तो यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है कि इसका हाई ऐसे करके कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू हैज़ अफेक्टेड मतलब 10,000 इंडिविजुअल्स इन द पास्ट ईयर्स, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बस पिग को करता है, अभी तक इसका कोई ह्यूमन रिस्क देखा नहीं गया है। सो क्या हुआ है कि हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने एक वैक्सीन मतलब इसका प्रपोज किया है फॉर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ICAR फाउंडेशन डे के दिन, बस यही है। और ये देखिए, ये आर्टिकल आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस हम इसलिए दिए हैं कि स्टैटिक में जाके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या RBI के कंट्रोल में आता है कि नहीं, तो ये स्टैटिक से देख लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 26, सीफेयर फर्स्ट इनिशिएटिव। देखिए ये एक अभी क्या हुआ है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वॉर के कारण हमारे इंडियन कुछ सीफेयर का डेथ हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है कि सीफेयर का हम लोग सेफ्टी इंश्योर कर पाए, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग हाईवे ने एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लाया है। तो ये आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं, और हम जस्ट दे दिए कि फॉर वन वर्ड एसोसिएशन अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो बस इसके लिए हम आपको एक दे दिए। अब यहाँ से आपको एक्टिव रिकॉल क्या करना है, IMO क्या है, जिसके ऊपर PYQ आया है मेंस में, IMO का इनिशिएटिव्स क्या है, इनिशिएटिव्स या प्रोटोकॉल्स अच्छा से लिख देते थोड़ा, IMO का प्रोटोकॉल्स एक आपको बता देते हैं 16, बाकी आप लोग कमेंट में बताएंगे या अपने एंड पे देख लेंगे, ठीक है। ये ऐसे होता है एक्टिव रिकॉल। अब IMO आपका हो जाएगा टॉपिक। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 27 में। तो ये क्या है, ये है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड एक मतलब तमिलनाडु में एक क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट। सो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है कि जो लोग लोकल लेवल में एनवायरमेंटल रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये अवार्ड P पेछियमल जी और गोविंदमल जी को दिया गया है फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब यहाँ आपका काम क्या आता है कि MS स्वामीनाथन जी के बारे में आप लोग एक बार रिवाइज कर ले कि उनका ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ, ये आपका काम है, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग आते हैं टॉपिक 28 में। ये भी UPSC को रिवर्स पूछना बहुत अच्छा लगता है, तो ये डैन्यूब रिवर न्यूज़ में था, सो इसीलिए मैंने दे दिया कि आपको अब आपका क्या काम है कि डैन्यूब रिवर का ओरिजिन देखना, कितने कंट्रीज से क्रॉस होता है, कितने कैपिटल से क्रॉस होता है, और इसके अगल बगल थोड़ा और रिवर लेक्स को देख लिए। इसी तरह से मैपिंग भी हम लोग अपना कवर करेंगे। इसी तरह से मैपिंग कवर होता है, ठीक है, धीरे धीरे, एक बार में कुछ नहीं होता है। तो ये यूरोप का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा। वोल्गा कहाँ है, रशिया में। अब ये ड्रेन कहाँ होता है, ब्लैक सी में। अब आपको एक्टिव रिकॉल क्या करना है कि ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में कौन सा माउंटेन है, माउंटेन रेंज, ठीक है, ये आपको देखना है।
अब टॉपिक नंबर 29 है गोवर्धन इनिशिएटिव। हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब इनिशिएटिव है, बताते हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट हुआ, फिर और भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ वो हम लोग ऐसे ही लैंडफिल में फेंक देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। बट ये इनिशिएटिव क्या करता है, इसका अप्रोच है वेस्ट टू वेल्थ। कैसे कि इस वेस्ट को हम लोग चेंज कर देंगे, वेस्ट को चेंज कर देंगे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में। अब इस बायोगैस को हम लोग एज एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग का रिन्यूएबल मतलब कार्बन न्यूट्रल सोर्स भी हुआ, जॉब क्रिएशन भी हुआ, बायोगैस प्लांट्स भी लगा, एनर्जी भी कंजम्पशन भी फुलफिल हुआ। सो ये मतलब क्या बोलेंगे, अपने में ही होलसम अप्रोच है। सो बस ये आपको इसका मिनिस्ट्री जानना है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हाँ, और इसमें क्या होता है, व्हाट इट डज भी लिखा हुआ है। हाँ, और इसका मैंडेटरी ब्लेंडिंग यहाँ मतलब किया गया है कि जैसे क्या, जैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो वहाँ पे सीबीजी मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा। सो ये हो गया गोवर्धन इनिशिएटिव। इसका इन्फोग्राफिक दे दिया, यहाँ थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है। ये भी कुछ नहीं है, ये बस आपको हम इसलिए दिए कि आपको ये जानना है सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, क्योंकि आप इसमें महाराष्ट्र से कंफ्यूज हो सकते हैं। और मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये आप मध्य प्रदेश से कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इसलिए हम दे दिए कि सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में नहीं, और मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। तो बस आपको ये जानना है कि ये और एक चीज़ जानना है कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट टाइगर कॉरिडोर है। अब कॉरिडोर क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये एक फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट 1 है, ये फॉरेस्ट 2 है। अब मान लीजिए यहाँ रोड वगैरह है तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट कॉरिडोर क्या करेगा, इस दोनों को कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ से टाइगर लोग बिना इधर डाइवर्ट हुए जा पाएंगे, तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कमाता है। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग 40-50 मिनट्स में पूरा वीक का करंट अफेयर्स कवर किए। इससे बेटर तरीका से मुझे नहीं लगता कि कराया जा सकता है, जहां हम एक्टिव रिकॉल, स्टैटिक रिवीजन, पीवाईक्यू हर चीज़ किए। अब ये आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आप अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, और आंसर भी दिया हुआ है आप लोगों के लिए। पीपीटी में अटैच, पीडीएफ में अटैच करवा देंगे, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ज़रूर अगर अभी तक आप जुड़े हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मतलब इसमें बहुत, इस इनिशिएटिव के पीछे बहुत हम लोगों का भी मेहनत लगा है, और बस आपका प्यार चाहिए। और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अभी तक आप जुड़े हैं और आपको अच्छा लगा तो। इसी तरीक़े से हर वीक हम मिलेंगे। और अगर आपको मेंस के लिए भी चाहिए एडिटोरियल ऑफ द वीक, मतलब जो मेन एडिटोरियल आया है, तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम लोग सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिएगा, अच्छा रहिएगा। थैंक यू।